माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। आप जरा आराम से बैठ जाइए प्लीज। कुछ सीरियस है क्या? देखिए, स्टेज पर कुछ कंफर्म बताना जल्दबाजी साबित होगा, पर हमने जो जांच करवाई है उसके मुताबिक आपके बेटे को ऑटिज्म होने के आसार दिख रहे हैं। घबराइए मत। देखिए, ऑटिज्म एक मुझे पता है ऑटिज्म क्या होता है डॉक्टर। आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा ग्वेन। मैंने कहा था ना, अभी तक उसे पुकारने पर जवाब देना चाहिए था। ओह, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा बेटा बहुत बीमार है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुछ चीजें समझने में बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा वक्त लग सकता है। बस इतना ही। बस इतना ही? मैं जानती हूँ ये मुश्किल घड़ी है, आप दोनों आपस में बात कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब है क्या करेंगे? वो हमारा बेटा है, वो चाहे कैसा भी हो, हमें उसका साथ देना ही होगा। होश में आओ ग्वेन। मैं इस देश के नामचीन यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट प्रोफेसर हूं, इसलिए मेरे बेटे को सीखने की बीमारी नहीं हो सकती। मेरा बेटा ऐसा हो जिस पर मुझे फक्र हो सके, ये ऑटिज्म वाला नहीं। देखो, हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, मगर हमें ये बच्चा किसी को दान करना होगा। क्या? हम चैंस को दान नहीं कर सकते? वो हमारा बच्चा है। वैसे भी किसी को ऑटिज्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है और वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता ग्वेन। अब तुम ही चुन लो, बच्चा या पति। किसी एक को चुन लो। तुम्हें पता है मैं उसे छोड़ नहीं सकती। प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूं ग्वेन, उसे किसी को दान कर दो या फिर मुझे भूल जाओ। क्या सोचा है तुमने? ठीक है, अपना ख्याल रखना। ग्वेन पूरी तरह टूट जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। ग्वेन का पति जल्द ही दूसरी शादी करता है और ग्वेन को पूरी तरह भूल जाता है। कुछ ही महीनों में उन्हें पता चलता है कि उनके घर एक बेटा पैदा होने वाला है। वो बहुत खुश होता है। कई साल बीत जाते हैं और एलन अपने नए बेटे सैमुअल पर कड़ी मेहनत करता है और उसे बहुत ही होनहार स्टूडेंट बनाता है। सैमुअल हमेशा अपने एग्जाम में ए ग्रेड ले आता और तो और उसे एसएटी में भी परफेक्ट मार्क्स मिल जाते। सैमुअल की कड़ी मेहनत से उसे बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से फ्री एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशन तक मिल जाता है। एलन को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। दोनों स्कॉलरशिप की सेरेमनी के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आप धारमन स्कॉलरशिप की सेरेमनी में आए हैं? एक्चुअली मेरे बेटे को नॉमिनेशन मिला है। ये एसएटी एग्जाम के टॉप 1% स्टूडेंट्स में से एक है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप अंदर बैठिए, हम विनर का नाम अनाउंस करने ही वाले हैं। थैंक यू। ग्रेट। हाय। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का स्वागत है धारमन के 3rd एनुअल स्कॉलरशिप अवार्ड में। वाह! हम धारमन की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप एक खास स्टूडेंट को दे रहे हैं जिसने एसएटी में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ बुलाना चाहूंगी इस साल के धारमन स्कॉलरशिप जीतने वाले स्टूडेंट को, जो हैं चैंस विल्सन। एक मिनट रुकिए जरा, जरूर कोई गलती हुई है। डैड, बैठ नहीं, जाइए। ये गलत है। मेरे बेटे को एसएटी में 1590 मिले हैं। मुझे लगा था ये स्कॉलरशिप तो देश के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट को दी जाती है। आपने सही कहा। क्यों ना हम चैंस को बोलने का मौका दें? तुम बोलो चैंस। हेलो एवरीवन। ये तो गर्व की बात है। कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर मेरी मॉम हर कदम पर मेरा साथ नहीं देती। ऐसा है कि जब से मैंने होश संभाला है, मुझे ऑटिज्म से जूझना पड़ा है। हर कोई मुझसे अजीब बर्ताव करता, सोचते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे डैड ने मुझे ठुकरा दिया था।
ऑटिज्म की वजह से, लेकिन मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी। हर रोज वो मेरे साथ पढ़ती और पढ़ाई में मेरी मदद करती। उन्होंने एक बार भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरों से कम समझदार हूं। उनकी वजह से ही मुझे स्कूल में अच्छे नंबर मिलने लगे, इतने अच्छे कि मुझे हर एग्जाम में ए ग्रेड मिलने लगा, और फिर मैं देश के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन गया। तो ऐसा है कि मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए मैंने भी जीत तोड़ मेहनत की और मुझे पूरे 1600 मार्क्स मिले हैं SAT एग्जाम्स में, परफेक्ट स्कोर। और सबसे जरूरी बात, मैंने साबित कर दिया कि किसी को अगर ऑटिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। एक घंटे के $16? बिल्कुल भी नहीं। 1 घंटे के 16 इतने भी बुरे नहीं हैं। क्या तुम्हें मैं ऐसी लड़की दिखती हूँ जो इतनी कम सैलरी में ऐसा लाइफस्टाइल चला सकती है? मेरा मतलब कि हम एक 400 स्क्वायर फुट के छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, तुम्हारे पास कार तक नहीं है। वही तो, इसीलिए मुझे ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है ताकि ऐसी जिंदगी न जीनी पड़े। गुड आफ्टरनून। क्या आप लोग किसी ड्रिंक से शुरुआत करना चाहेंगे, जैसे कि शैंपेन? मैं शैंपेन लेना चाहूंगी। ओह बढ़िया। आप मोएट, वर्ब या रोजे में क्या पसंद करेंगी? पहले नंबर वाली ठीक थी। मैं अभी आपके लिए एक मोएट लेकर आता हूँ। एक ग्लास के $25 होंगे। $25? इतना पैसा सिर्फ एक लिक्विड के लिए? हमारे पास हाउस शैंपेन भी है, वो एक ग्लास $4 का होगा। बढ़िया, वही ले आओ। अब पानी, मेरे लिए बस पानी ले आए, शुक्रिया। ठीक है। तुम्हारी ड्रेस तो खराब नहीं हुई ना? क्या फर्क पड़ता है? फॉरएवर 21 की क्लियरेंस सेक्शन में मुझे बस $7 की पड़ी थी। आपकी मोएट की बोतल। हे भगवान, क्या तुमने एक और ऑर्डर कर दी थी? क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ $150 की तो है। बिल्कुल सही कहा तुमने। $150? काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। और क्या तुमने इनके शनेल बैग्स देखे? देखो, मेरे स्टेप डैड अमीर हैं और पता है वो बहुत परेशान हैं। तुम्हें पता है क्या कहते हैं, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स को आने दो। हेलो, बोल रही हूँ। एक एग्जीक्यूटिव की पोजीशन, वैसे डिपेंड करता है। मिस रिचफील्ड आपसे 1 मिनट में मिलेंगी। शुक्रिया। आपका स्वागत है। आपका क्या मतलब है कि फर्स्ट क्लास बुक्ड है? नहीं, मैं बिजनेस क्लास में नहीं जाऊंगी। क्या मैं आपको कोई भिखारी जैसी दिखती हूँ? ये एक बुरे सपने जैसा है। मुझे न्यूयॉर्क एक स्पीच देने जाना है और सिर्फ बिजनेस क्लास मिल रही है। हाँ, बहुत ही बुरा है। मेरा नाम पैनी है। मैं यहाँ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रोल के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। 2019 के बाद से हाथ नहीं मिलाया। सही कहा, सॉरी। सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मेरे साथ काम करना है तो 24/7 करना पड़ेगा। हर जगह मेरे साथ जाना होगा, जो कहूँ करना होगा, शॉर्ट नोटिस पर। और कभी कोई शिकायत मत करना, कभी नहीं। क्या ऐसा कर पाओगी? ओह, बताना चाहूंगी, इसके लिए तुम्हें साल के $1 लाख मिलेंगे। मैं आज से ही शुरू कर सकती हूँ, अगर आप चाहें तो, मिस रिचफील्ड। ओह, सोफे से अपने गंदे जूते हटाओ शेल्बी।
ये गंदे नहीं है, आज ही साफ किए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उस काउच को मैंने अभी रिस्टोर कराया है और खराब करने के लिए उस पर $25,000 खर्च नहीं किया है। कसम से कहती हूँ, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने डिजाइनर फर्नीचर की चिंता रहती है। नहीं, मुझे डिजाइनर फर्नीचर की चिंता इसलिए रहती है क्योंकि मैंने वो अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। फिर से वही बात। पता है मॉम, सारी दुनिया सिर्फ पैसे से नहीं चलती है। ओह, तो फिर ये बात अपने डैड को बताओ जिन्होंने पैसे के लिए केस किया हुआ है। ओह हाय, मैं पैनी हूँ, तुम्हारी मॉम की नई असिस्टेंट। मैं शेल्बी। चलो देखते हैं आप कितने लंबे समय तक यहाँ टिकती हो। पिछले 4 महीने में 7 असिस्टेंट जा चुके हैं। ये सच नहीं है। रे मेरा असिस्टेंट नहीं था, वो ड्राइवर था। गलती हो गई। 6। एक्सक्यूज मी मैम, आप न्यूयॉर्क कौन सा वाला बैग ले जाना चाहेंगी? मैं जूडी स्मिथ के साथ स्टेज शेयर करने वाली हूँ। मैं YSL या शैनेल नहीं ले जा सकती, नहीं तो वो जीत जाएगी। मुझे बर्किंसी ले जाना होगा, यकीनन। ओह अच्छा, ग्रेगरी को फ्लू हो गया है, वो अब आपके साथ नहीं जा पाएगा। क्या? तो फिर मेरे बैग्स कौन उठाएगा? पेनी, तुम इस वीकेंड पर क्या कर रही हो? चलना चाहोगी? न्यूयॉर्क? तुम पार्क प्लाजा होटल में रहोगी, वो 5 स्टार है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। रेड कारपेट ट्रीटमेंट। हे भगवान, बिल्कुल चलना चाहूंगी। ठीक है, तो घर जाओ और जल्दी अपना सामान पैक करो। हम 2 घंटे में निकलेंगे और संडे तक वापस आएंगे। ठीक है। संडे? मेरी पहली डांस प्रैक्टिस है और आपने कहा था कि आप सैटरडे तक आ जाएंगी। शेल्बी, बस प्रैक्टिस ही तो है। तुम ऐसे कह रही हो जैसे ओलंपिक्स हो। जब कुछ अच्छा करोगी तब पक्का आऊंगी। हाँ? क्या हुआ? मुझे काम भी करना है, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं आ जाता। किसने कहा मुझे ये सब चाहिए? आई हेट यू। काश मैं डैड के साथ रह पाती। ओह, तो तुम मोटेल 6 में रहना चाहोगी? ठीक है, मैं घर जाकर जल्दी से पैक कर लेती हूँ। अभी वापस आती हूँ। रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें नौकरी भी मिल गई और काम भी 3 घंटे में शुरू हो गया। अब मैं क्या कहूँ, मिस रिचफील्ड बहुत तेज काम करती हैं और अब मैं उनके साथ न्यूयॉर्क जा रही हूँ। रुको, अभी? हाँ, तभी घर वापस आई हूँ पैकिंग के लिए। संडे तक वापस आऊंगी। पर कल तो मेरा बर्थडे है। ओह हाँ, माफ करना। हम संडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तुम्हें उनका पेंट हाउस देखना चाहिए था। मेरा तो वो सपनों का घर है और जिस तरह वो रहती हैं, काबिले तारीफ है। उनका स्टाफ हर समय उनके लिए सारा ध्यान रखता है। डिजाइनर बैग्स तो बस कैंडी की तरह हैं। सोचो जरा। क्या तुम्हें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता चला? क्या वो खुश हैं? उनकी एक बेटी है, शेल्बी। उनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है। उसने तो कहा कि वो उनसे नफरत करती है और जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, हस्बैंड के साथ भी उनका रिश्ता खराब है। एक्स हस्बैंड। मुझे पता है जॉर्ज, सब गड़बड़ है। पर फिर भी तुम्हें उनके बैग्स देखने चाहिए थे। ओह, ऐसी कलेक्शन के लिए पता नहीं मैं क्या क्या कर सकती हूँ। रुको जरा, 1 मिनट। क्या तुम्हें इन सब बातों में सिर्फ एक चीज समझ में आई? तुमने कहा उनकी खुद की बेटी उनसे नफरत करती है। हाँ, पर तुम एक बात मिस कर रहे हो। वो फिर भी घर में ही रहती है। ऐसे किसी घर में खुश रहने की बजाय मैं किसी पैलेस में रहकर रोना पसंद करूंगी। आखिर तुम्हारी जिंदगी में खराबी क्या है? हम इस प्यारे से घर में आराम से रहते हैं। तुम्हारे पास कोई है जो तुमसे प्यार करता है? क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारे पास हर्मेस या शनेल का बैग नहीं है? सब कुछ हासिल करने से ही खुशी नहीं मिलती, बल्कि जो पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। मैं सोच लूंगी कि तुमने कुछ कहा ही नहीं। ये लो, आज तुम्हारे लिए मोएट शैंपेन। शुक्रिया। मैं कब से पीना चाहती थी। ये बहुत बुरी है।
सिर्फ महंगी होने से जरूरी नहीं है कि टेस्ट भी अच्छा हो। ओह, उतरने से पहले हमको चेंज भी करना है। मुझे सीधा स्पीच के लिए जाना है। उसके बाद हम होटल में चेक इन करेंगे। समझ गई। तो आप किस विषय पर स्पीच दे रही हैं? कैसे एआई लीगल इंडस्ट्री में बदलाव ला रही है, और वहाँ भी बहुत सारे लॉयर्स आएंगे, जैसे वगैरह वगैरह वगैरह। आप इसके लिए बहुत एक्साइटेड नहीं लग रही हैं। नहीं, मैं हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे स्टेज शेयर करना पड़ रहा है। बारबरा, जूडी, कैसी हो तुम? इस बीच गेटअप में अच्छी लग रही हो। पता नहीं कौन फर्स्ट क्लास के रेस्ट रूम में बात करने में लगा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ इकोनॉमी क्लास में आना पड़ा। तुम यहाँ पर तो नहीं बैठी हुई ना इकोनॉमी में? बिल्कुल नहीं। ऐसा होता तो मैं फ्लाई ही नहीं करती। मैं तो बिजनेस क्लास में ही बहुत मुश्किल से तैयार हुई हूँ आने के लिए। फर्स्ट क्लास की जगह बिजनेस मिल गई। तो तुम ऐसी सीट पर बैठी हो जो 100% फ्लैट रिक्लाइन तक नहीं होती? पता है। ओह, माफी चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ तुम किसी तरह थोड़ा आराम कर पाओ, क्योंकि स्टेज पर हमारी बड़ी बातचीत होने वाली है। ओह, चिंता मत करो। मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है। क्या ये 30 वाला नया बर्किन है? मेरा 25 वाला तो बहुत महंगा था। मेरी राय में तो 25 वाला ज्यादा बेहतर है। मुझे इससे नफरत है। नेक्स्ट वाली काली ड्रेस और गोल्ड सेट पहनूंगी मैं। समझ गई। क्या आप दोनों दुश्मन हैं? नहीं, वो तो दोस्त है, बहुत ही पुरानी। मैं उसको 5th क्लास से जानती हूँ। पर ऐसा लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। हम करते हैं। पर तुम उसको दोस्त ही समझो। देखो, जब हम अमीर होते हैं तो सच्चे दोस्त या दुश्मन जैसा कुछ नहीं होता। सब बराबर होते हैं। सबका एक दूसरे के साथ सीक्रेट कंपटीशन चलता रहता है। मैंने जो स्टेज पर उसके लिए छोटा सा सरप्राइज रखा है, मुझे बस उसका इंतजार है। चीयर्स। तो आज का टॉपिक है कैसे एआई लीगल दुनिया में बदलाव ला रहा है। क्यों ना हम मिस रिचफील्ड के साथ शुरुआत करें। बिल्कुल। एआई लीगल रिसर्च और मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान करने में बेमिसाल अवसर प्रदान कर रहा है, पर साथ ही साथ हम इंसानी काबिलियत और मूल्यांकन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें मैं माहिर हूँ। बिल्कुल बार्ब, इंसानी काबिलियत को कोई नहीं झुठला सकता, पर अनगिनत डेटा को जांच परख कर उसमें से काम की चीज निकालने में एआई माहिर है। कार्यक्षमता आज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यक्षमता, बिल्कुल, पर हम तेज गति के चक्कर में एक्यूरेसी का बलिदान नहीं कर सकते, है ना? तुम्हें पता है, जैसा तुम्हारे साथ क्लिंटन के केस में हुआ। ठीक है, तो क्यों ना हम एक सेकेंड रुको। आखिर मैंने क्लिंटन के केस में क्या किया था? जूडी जूडी जूडी, छोड़ो भी। सब ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी उस खबर को पढ़ा है। मेरा मानना है, अगर उस केस की मैं पैरवी करती तो शायद कभी ना हारती, खासकर समरी जजमेंट। ओह, तो अगर किसी ने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो मैंने सबकी सीट के नीचे एक कॉपी रखवा दी है। अगर हम थोड़ी शांति बनाए रखें तो बारबरा, तुम कह रही हो कि जो कुछ भी पेपर्स में छपता है हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो वॉशिंगटन पोस्ट में छपा था, जिसमें तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हें खुदगर्ज और पैसों की भूख वाला मॉन्स्टर बताया था। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हाँ, सही कहा तुमने, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। क्योंकि हम तुम्हारी बात सुन चुके हैं, तो मुझे लगता है जॉर्ज की बात सुनना भी सही होगा। ओ जॉर्ज, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहोगे?
लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके सामने अपनी शादी टूटने के पीछे की वजह की दर्दनाक सच्चाई बताने आया हूं। मेरी एक्स वाइफ के बेइंतहा पैसे कमाने के जुनून ने हमारे बीच सब बर्बाद कर दिया। उसके इस जुनून की वजह से हमारे रिश्ते की हर जरूरत नजरअंदाज होती रहती थी, उसकी पैसे की कभी ना खत्म होने वाली ख्वाहिश से। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी कि असली खुशी प्यार और रिश्तों से मिलती है, ना कि बैंक में कमाए हुए पैसे से। पर उसने ये बात एक ना सुनी, यहां तक कि उसकी खुद की बेटी उससे बात नहीं करना चाहती। तो अगर आप में से कोई भी उसके साथ किसी तरह का बिजनेस करने की सोच रहा है तो याद रहे कि उसे इंसान की कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो बस मुनाफे की। ये सब बहुत ही अपमानजनक था। मैं कभी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाऊंगी। आप बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करिए, लोग कुछ ही समय में सब कुछ भूल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी लीगल कम्युनिटी में नहीं, चाहे जहां भी चले जाओ, रेपुटेशन हमेशा मायने रखती है। अगर आप बुरा ना माने तो पूछना चाहूंगी कि वो इतने उदास क्यों हैं? क्या ब्रेकअप बहुत बुरा था? वो घर पर रहने वालों में से थे, शेल्बी का ध्यान रखते थे और मैं पैसे कमाती थी। और जब हम अलग हुए तो मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी कि उसको एक भी पैसा न मिले। क्या ये सही था? जो कुछ भी उन्होंने कहा वैसे वो सच नहीं था। सच था, इसी वजह से बहुत बुरा लगा। उसने जो कुछ भी कहा सब सच था। जॉर्ज और मैं जब हम पहली बार लॉ स्कूल में मिले, सब कुछ बहुत बढ़िया था। हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, पर खुश रहने के लिए हमारे पास सब कुछ था। पर जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी और पैसे कमाने लगी, तब उस जुनून की वजह से मैंने अपने खुद के पति और बेटी की खुशियों को नजरअंदाज कर दिया। और अब वो दोनों मुझसे नफरत करते हैं। कोई बात नहीं, सच कहूं तो लाखों लोग हैं जो आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं। आपके पास एक खूबसूरत रहने के लिए अपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके एक इशारे पर काम करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत बैग्स का कलेक्शन जो किसी को भी दीवाना बना सकता है। मुझे तो बिल्कुल। अब एक बैग की चिंता किसको होगी? पर्सेस मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। वो वेल्थ और स्टेटस का एक हिस्सा थे जिसको मैंने कमाया था और दुनिया के सामने बहुत दिखावा करती थी। पर अब वो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। और अब मैं अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी हूं। मैं ऐसी इंसान हूं जिसके पास सब कुछ था, और तुम्हें बता सकती हूं ये अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं अपनी पुरानी जिंदगी वापस लाने के लिए सब कुछ दे सकती हूँ, सब कुछ, यहां तक कि अपनी बेटी के साथ खुश रहने के लिए भी। शायद अभी भी देर नहीं हुई है।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ethan. Happy birthday to you. रुको, मुझे लगा था कि तुम संडे से पहले वापस नहीं आने वाली हो। नहीं आने वाली थी, पर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। वैसे भी वो जॉब मेरे लिए सही नहीं थी। पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम तो बहुत खुश थी उसको लेकर, और वो काफी पैसे भी दे रहे थे। दरअसल आप ये कह सकते हैं कि मुझे समझ आ गया है कि मुझे महंगा घर या महंगी गाड़ी या फिर डिजाइनर बैग्स भी नहीं चाहिए। मेरे लिए इतना ही काफी है जो मेरे पास है या फिर हमारे पास। तुम पैलेस में अकेले रहकर रोना नहीं चाहोगी? नहीं, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि सब कुछ हासिल करना ही खुशी नहीं होती, बल्कि जो पास है उसकी कदर करनी चाहिए। और जो कुछ भी मुझे चाहिए वो सब यही है। तो क्या अब तुम बर्थडे कैंडल बुझाओगे या नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है। बस तुम ये विश मांगना कि मुझे इस साल बर्किन का बैग मिल जाए। क्या? मैं मजाक कर रही हूँ। फूंक मारो। एक सेकेंड। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। हाँ, मैं कोई अच्छी नौकरी ढूंढ रही हूँ। डिपेंड करता है मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 40 घंटे से ज्यादा है तो मैं नहीं कर सकती। 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, वापस 6, 7, 8, आगे 2, 3, वापस 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3। आप वापस आ गई। और वादा करती हूँ कि अब से मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाऊंगी, ठीक है? हेलो? नहीं, कोई बात नहीं, सबको आधा आधा बांट दो। सच कहूं तो मुझे अब पैसे की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस शांति और खुशी चाहिए। मुझे यकीन है अब जाना होगा। बाय। तो बताओ बच्चों, ये कौन सॉल्व करेगा? मुझे लगता है सॉल्व करेगी जूलिया। सॉल्व करेगी समंथा। जूलिया सुनो, कुछ ही हफ्तों बाद मैंने गिलियानी में अपनी बर्थडे पार्टी रखी है, तुम आओगी? मुझे पता है तुम यहाँ नहीं हो, पर स्कूल के किसी भी इवेंट में तुम नहीं आई। इस पार्टी में तुम्हें आना ही होगा। हाँ, साथ में मजा आएगा। पर वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे ना। हाँ, अपनी पूरी क्लास होगी। अगर तुम नहीं आई तो तुम एक अच्छी पार्टी मिस करोगी। सोचकर बताऊंगी। बाय। कितनी अजीब है ना। शायद उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इसलिए तो वो कहीं भी नहीं आती जाती। अरे नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो इस बारे में किसी से बात क्यों नहीं करती? ओके। जूलिया,
तुम बिस्तर में क्यों हो? अभी तो 4 बजे हैं। मुझे अभी बात नहीं करनी डैड। चलो बेटा, कहीं घूम कर आते हैं। क्यों ना आइसक्रीम खाकर आए? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो स्कूल के बाद दोस्तों के साथ घूमता रहता था। मैं कभी घर आता ही नहीं था। और खुद को देखो, दिन भर इस कमरे में बंद बिस्तर में पड़ी रहती हो। प्लीज आप यहाँ से जाइए ना डैड। कम से कम ये तो बता दो, हुआ क्या है? बताया तो था, लोग आसपास हों तो मुझे बेचैनी होती है। बेचैनी? फिर से वही। जरा बताओगी आखिर ऐसी कौन सी फिक्र है? आप समझ ही नहीं पाएंगे। देखो, यही आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम है। उन्हें कोई प्रॉब्लम ना होने के बावजूद वो दिमाग में ना जाने क्या सोचते रहते हैं। प्लीज मेरे रूम से जाइए डैड, प्लीज। मुझसे भी प्रॉब्लम है तुम्हें? ये देखो, तुम्हें बर्थडे पार्टी में बुलाया है, पर मैं जानता हूं तुम नहीं जाओगी, हमेशा की तरह। नहीं, मुझे नहीं जाना। अब प्लीज मेरे रूम से चले जाइए। क्या मामला है? किस बात से डरती हो? जूलिया, अब जवाब दोगी? फिर से शुरू हो गई। जूलिया, दरवाजा खोलो। सुना तुमने? ड्रामा मत करो। हे, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं, जूलिया ने खुद को एक बार फिर से बाथरूम में लॉक कर दिया है और अब वो बाहर नहीं आ रही। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओह नो, अब क्या हुआ? ओह, कहती है उसे बेचैनी, एंजाइटी हो रही है। क्या बातें बनाती है। एंजाइटी सच में होती है, बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो इस बारे में सुना भी नहीं है। स्वीट हार्ट, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज? मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। ओह नो, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है जरूर इसे कोई प्रॉब्लम है। रोजा, मजाक कर रही हो है ना? ना उसे रेंट भरने की फिक्र है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, ना कोई टेंशन है, ना ये फिक्र कि हम क्या खाएंगे। फिर कौन सी बेचैनी है उसे? रोजा, शायद तुम ये नहीं जानते कि एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। ओह अच्छा, और तुम्हें ये ज्ञान कहां से मिला? मैं इससे गुजर चुकी हूँ, सुना, इसलिए मुझे पता है। क्या? तुमने कभी बताया नहीं? क्योंकि कई बार लगता है जैसे तुम बात सुनना ही नहीं चाहते, इसीलिए तुम्हें कभी नहीं बताया। मॉम, तो क्या आपको भी एंजाइटी थी? हे, हाँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताया सिवाय अपने थेरेपिस्ट को। जानती हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। स्कूल में मुझसे ज्यादा पॉपुलर लड़की शायद ही कोई थी। लेकिन तभी अचानक पता नहीं कैसे मेरे डैड की नई जॉब लग गई और हमें वो शहर छोड़कर जाना पड़ा। मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत मिन्नतें की कि मुझे वहीं रहने दे, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। अचानक ही मैं एक नए स्कूल में अनजान सी लड़की बन गई। सबके पहले से ही अपने अपने फ्रेंड्स थे और मेरी तो जैसे किसी को जरूरत ही नहीं थी। मैं किसी से बात करने से पहले भी सोचती थी, इसलिए रोज अकेले ही अपना लंच खाती थी
और इसी तरह धीरे धीरे मुझ में एंजाइटी पैदा होने लगी। पता नहीं क्यों मैं क्लास में अपना हाथ उठाने से भी डरने लगी। मैं अपने दिमाग में ही ये सोच सोच कर डरने लगी कि मैं गलत जवाब दूंगी और सब मुझ पर हंसेंगे, सबके सामने मेरा मजाक बन जाएगा। और प्लेन्स में बैठना, उसको तो भूल ही जाओ, बताने में भी डर लगता है। मेरा दम घुटने लगता था जैसे सांस ही नहीं आ रही। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाना वो भी मुश्किल हो गया। जितनी भी देर वहां बैठे बैठे डर से कांपती रहती। लगता था जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप समझे तुम? एंजाइटी सच में होती है क्योंकि मैंने इसे सहा है। ये तुम क्या कह रही हो? इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। क्या इसीलिए जूलिया को इतनी एंजाइटी है? इसकी कोई एक वजह नहीं होती, कई बार तो कोई वजह होती ही नहीं। हम सबको अलग अलग चीजों से परेशानी हो सकती है। जरूरी बात यह है कि हम हर परेशानी में तुम्हारे साथ हैं बेटा, और हम इससे निकलने में तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक्स मॉम। आपको नहीं पता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आपने अभी जो कहा मेरे साथ हमेशा वही होता है और मुझे बताने में भी डर लगता है। और शायद इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैं जानता हूँ कई बार मैं गुस्सा करने लगता हूँ और अपने ऐसे बर्ताव के लिए मुझे बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर देना। अब कोई बात नहीं, हर कोई इसे नहीं समझ पाता है। पर आपने इसे हराया, मैं एंजाइटी को कैसे हराऊं? देखो, मेरे थेरेपिस्ट कहा करते थे जब बात करोगे तभी इससे आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले तुम्हें इसके बारे में बात करनी होगी। तुम मुझसे बात कर सकती हो बेटा। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगा। थैंक्स डैड। तो मुझे भी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए? मुझे नहीं लगता तुम्हें। ये फैसला तुम्हारा है बेटा। कुछ लोग इससे खुद भी जीत जाते हैं और कुछ को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है। तुम्हें क्या चाहिए हम नहीं बता सकते, ये सिर्फ तुम बता सकती हो। किसी से बात करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना डैड? हाँ स्वीटहार्ट, तुम्हें जैसा भी ठीक लगे। यहाँ आओ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अपनी एंजाइटी के बारे में बात करके न जाने कितने दिनों बाद जूलिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसने थेरेपिस्ट से मिलकर उसे जो भी महसूस होता है सब खुलकर बताने का फैसला कर लिया। थेरेपिस्ट ने उसे एंजाइटी पर काबू पाने के कई तरीके बताए। उसकी बात मानकर वो हर रोज 30 मिनट तक मेडिटेट करने लगी। मेडिटेशन ने सोच को काबू करने और दिमाग को शांत रखने में मदद की। उसने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया। पूरी नींद लेना, हेल्दी खाना खाना और हर रोज एक्सरसाइज करना। लाइफस्टाइल अच्छा करने से उसे बेहतर महसूस होने लगा। उसने अपने कंफर्ट जोन से निकलने का भी फैसला कर लिया ताकि अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सके। जब भी उसे सबसे दूर जाने का मन करता, वो अपनी आंखें बंद कर लेती, अपनी सांसों को कंट्रोल करती और 5 तक गिनती। ये तरीका हमेशा तो काम नहीं आता था, पर कभी कभार इससे उसे बेचैनी दूर करने में मदद जरूर मिलती। और फिर कुछ हफ्तों बाद जूलिया ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी क्लास को हैरान कर दिया। बताओ बच्चों, इसे कौन सॉल्व करेगा? अरे वाह जूलिया, पहले कभी तुम्हें हाथ खड़ा करते हुए नहीं देखा। आ जाओ इधर।
आंसर है बी। सही जवाब है जूलिया, शाबाश। तुम सच में जाना चाहती हो? कोशिश करूंगी। अगर नहीं भी जाना तो कोई बात नहीं बेटा। शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ये एक प्रोसेस है, जल्दबाजी मत करो। याद रखो तुम हमसे बात कर सकती हो, क्योंकि जानती हूँ बात करने से ही आगे बढ़ोगे। सही कहा। तो बताओ फिर क्यों ना हम घर चलें? घर बाद में चलते हैं, क्यों ना पहले आइसक्रीम खाने चले? ये तो बढ़िया प्लान है। बहुत अच्छे, आओ चलें। थैंक यू सो मच डैड, मेरे बर्थडे पर बस इतनी सी शॉपिंग के लिए। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मुझे बस 2 चैनल शूज लेने थे और आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया। तो तुम्हारे बैग में क्या है? मैंने बस एक ही खरीदा। पता है मुझे कितना इंसल्टिंग फील हुआ। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे लगा कार में तुम्हारी जरूरत लायक पैसे होंगे। पर इसमें नहीं थे, क्योंकि बैलेंस खत्म हो गया, इसलिए दोस्तों की पार्टी के लिए आपको कैश देना होगा। हाँ जरूर बेटा, देखता हूँ कितने हैं। ये लो रखो। 4000, 5000, 6000, बस इतने? नहीं बेटा, इतने पैसे तो काफी होंगे। आप मजाक कर रही हैं ना? मैं अपने दोस्तों को कहाँ खाना खिलाऊंगी? ये तो बहुत कम है। जानता हूँ, काश मेरे पास और पैसे होते, पर इन दिनों पैसों की थोड़ी दिक्कत है बेटा। क्यों झूठ बोल रहे हैं डैड? आप बस कंजूस हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार बर्थडे है। रुको, मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक होगा। ये लो, हैप्पी बर्थडे बेटा। ओह माय गॉड, आप मेरे लिए आईफोन 11 ले आए? मुझे पता था कि तुम्हें यही चाहिए। ये क्या? ये तो सिर्फ 64 GB है। मेरा आईफोन 10 में भी 256 GB था। इसमें तो मेरी सारी पिक्स भी सेव नहीं होगी। मुझे माफ कर देना बेटा, पर जो तुम कह रही हो वो कुछ ज्यादा ही महंगा था। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। अब समझ गई। वैसे डैड, मुझे पता चल गया आपको ना मेरी फिक्र है ना मेरे बर्थडे की। आज का दिन खराब करने के लिए थैंक्स। कार्ला, अब तो मूड ठीक है ना? नहीं, डैड इतने कंजूस क्यों हैं? वो मेरे लिए बस 64 GB ले आए। उसने कोई कंजूसी नहीं करी बेटा। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि वो तुम्हारे लिए कितनी तकलीफें उठाता है। क्या तकलीफें? कौन सी तकलीफें उठा ली उन्होंने? अपनी खुशी से पहले वो तुम्हारी खुशी सोचता है, भले ही उसके लिए उसे अपनी जरूरतें रोकनी पड़े। एक बात कहूं, तुम्हें ये दुख है कि तुम 2 जोड़ी जूते नहीं खरीद पाई, पर क्या कभी अपने डैड के जूते देखे हैं तुमने? उसके जूतों में छेद हो चुके हैं क्योंकि उसने अपने ऊपर खर्च करना ही छोड़ दिया है। उसे बस तुम्हारी खुशियां चाहिए। तुम्हें ये दुख है कि तुम्हें बस 6000 रुपए मिले अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए। क्या कभी देखा है तुम्हारे डैड क्या खाते हैं? वो हर रोज एक जैसा खाना खाता है ताकि वो पैसे बचा सके, जिससे तुम जो चाहो वो चीज तुम खा सको बेटा।
तुम अपने फोन से बिल्कुल खुश नहीं हुई जो फोन तुम्हें डैड ने दिया था, पर कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे डैड वही पुराना फोन कई सालों से यूज कर रहे हैं ताकि वो तुम्हारे लिए नया फोन खरीद सके? तो देखा तुमने, तुम्हारे डैड ने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए। आपने सही कहा, मैंने तो ये सब कभी सोचा ही नहीं। मैं कितनी मतलबी हो गई हूँ। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। हे बेटा, तुम्हारी पार्टी के लिए मुझे कुछ और पैसे मिल गए। सॉरी, इससे ज्यादा नहीं है। नहीं डैड, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मेरे लिए आप कितनी तकलीफें उठाते हैं बस मुझे खुश देखने के लिए। थैंक यू डैड, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। थैंक यू की जरूरत नहीं है बेटा। और डैड, इसे आप रखिए। क्या? नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। पता है, पर आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। और ये रहे आपके 6,000 रुपए। मुझे अपना बर्थडे आपके साथ घर पर मनाना है। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। आई लव यू डैड।